बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीदत्त अरविंद पांडे आपका अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत करता हूं और आप सबसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और फिर अपने परिचितों में इसको फॉरवर्ड भी कर देंगे। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के कंटेंट भविष्य में आपके समक्ष प्रस्तुत हों तो उनकी आपको पूर्व सूचना प्राप्त हो जाए। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। आज की चर्चा का विषय जो मैंने लिया है वो है भारतवर्ष में अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण। तो जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, ये दो चीज़ें हैं, अंगदान और अंग प्रत्यारोपण। और इसके साथ साथ एक विषय और भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं देहदान। तो बहुत से व्यक्ति जो अपने जीवन के उपरांत अपने शरीर को समूचे रूप में चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए या चिकित्सकीय शिक्षा के उद्देश्यों के लिए दान देना चाहते हैं, उसे हम अंगदान कहते हैं। और उसके अतिरिक्त अंगदान के रूप में पूर्ण शरीर को जब हम देते हैं तो वह संपूर्ण अंग सहित शरीर को किसी चिकित्सकीय संस्था जो कि मेडिकल कॉलेज होती है उसमें प्रदान किए जाने को हम देहदान कहते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर का कोई अंग अपने जीवित रहते हुए या मृत्युपरांत दान के रूप में देना चाहता है तो इसे हम अंगदान कहते हैं। तो पहले भाग पर आते हैं देहदान या शरीर दान के संदर्भ में। तो भारतीय परंपरा में या भारतीय सोच मनीषा में यहाँ पर एक पौराणिक कथा का मैं वर्णन करूँगा जिसमें कि हम लोग दधीचि द्वारा अपने शरीर के दान दिए जाने का बात करते हैं। तो महर्षि दधीचि ने वृत्तासुर नामक दैत्य के आतंक से मुक्ति हेतु देवताओं को सहायता प्रदान करने के लिए अपने तपोबल से अपने प्राण को उत्सर्ग किया। उसके पश्चात अपनी अस्थियों को उन्होंने देवताओं को दे दिया और कहा कि आप इससे वज्र नामक अस्त्र का निर्माण करें और फिर इससे उस जो दैत्य है वृत्रासुर उसका विनाश हो सकता है। तो ऐसा कहानी है, ऐसे कथानक है कि दधीचि को ही सर्वप्रथम देहदान करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसने कि एक सार्वजनिक या सामाजिक हित के लिए अपने देह का उत्सर्ग, अपने प्राणों का उत्सर्ग करके देह का दान किया था। अब जहाँ तक मरणोपरांत शरीर के अंगों का दान करने की बात है, वह विभिन्न रीत से, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न संदर्भों में विभिन्न अंगों के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर मैं अभी एक चर्चा के एक अंग को यहाँ सीमित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शरीर दान के संबंध में एक सामाजिक चेतना के रूप में योजना चलाई गई जिसे हम लोग कहते हैं दधीचि योजना। और इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः मेडिकल कॉलेजों की सहायतार्थ कोई मृत व्यक्ति अपने जीवन काल में यह इच्छा प्रकट कर जाता था कि वह अपने देह को मेडिकल कॉलेज को दान दे देगा। तो उसके उत्तराधिकारियों की इच्छा से और उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयास किए जाने पर उसके शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान दे दिया जाता है। यह देहदान की प्रथा लगभग 1970 से प्रारंभ हुई थी और 1997 में एक देहदान समिति बनी जिसका नाम दधीचि देहदान समिति बनाया गया और कहा गया। और यह एक सामाजिक संस्था है जो कि मेडिकल कॉलेजेस में जो कैडबर होते हैं, जो मृत शरीर होते हैं, जिन पर कि चिकित्सा के छात्र अपनी पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की देह उपस्थित हो सकें या प्राप्त हो सकें, उनके लिए एक समेकित प्रयास है। इस संस्था के अनुसार अभी तक 528 जो मृत शरीर हैं उनका दान किया जा चुका है। कुछ आंकड़े ऐसे बताते हैं कि अभी तक ये 375 देहदान संपूर्ण भारत में हो चुके हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई प्रयास या पंजीकृत प्रयास अभी उपलब्ध नहीं है। भारतवर्ष में जो अधिनियम की बात है वह केवल अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के संदर्भ में है। तो इस शरीर दान की जो एक चर्चा है उसको मैं यहीं विराम कर देता हूँ और उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के संदर्भ में। तो सामान्यतः एक मनुष्य के शरीर में अंगों की संख्या 78 होती है
परंतु कुछ अंग और ऊतक ही दान योग्य होते हैं, जिनका प्रयोग एक व्यक्ति के ऊतक और अंगों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों में किया जा सकता है, और ऐसा चिकित्सकीय आवश्यकता के लिए किया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का कोई अंग निष्क्रिय हो जाता है, खराब हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है और उसके जीवन में संकट आता है, तो दूसरे व्यक्ति से वह अंग अथवा उस अंग का कोई एक भाग ले करके उसमें प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंग का दान करता है वो दानकर्ता हो गया, और जो अंग को प्राप्त करता है उसे रेसिपिएंट कहते हैं, उसे हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। तो इस अंग के दान को दिए जाने और दूसरे व्यक्ति द्वारा अंग के दान को स्वीकार करने और अपने शरीर में प्रत्यारोपित कराने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने भारतवर्ष में एक व्यवस्था बनाई, और जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज़ एक्ट 1994। पहले ये होता था, बिरले होता था, लेकिन अब इसको अधिनियमित कर दिया गया, क्योंकि इसमें ये देखा गया कि लोग अपने अंगों का विपणन व्यापार करने लगे और उसका खरीद बेच होने लगी, तो उससे एक गलत तरह की परिपाटी समाज में फैलने लगी। तो उसे नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज़ एक्ट 1994 बनाया, और इसमें 2011 में संशोधन किया। इसे थोटा एक्ट भी कहते हैं, और इसका उद्देश्य पैसों के लिए अंगों का विक्रय को निषेध करना था, और इसके माध्यम से किसी व्यक्ति के, जीवित व्यक्ति के अथवा मृत व्यक्ति के शरीर से टिश्यूज़ और अंगों का निकाला जाना, उन्हें ठीक प्रकार से भंडारण किया जाना और अंग प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक होने पर उपलब्ध कराना, इसकी पूरी एक प्रक्रिया बनाई गई। 2011 में जो संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका मस्तिष्क मृत हो जाता है परंतु शरीर जीवित रह जाता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं ब्रेन डेड। तो जो ब्रेन डेड पर्सन्स होते हैं, तो ये उनके मित्र, उनके रिश्तेदार, उनके उत्तराधिकारी ये अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि यह व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से तो मृत है लेकिन शारीरिक दृष्टि से जीवित है, तो ऐसे ब्रेन डेड व्यक्ति के उन अंगों को जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं उन्हें हम दान देना चाहते हैं, और वो टिश्यू बैंक में या आपका ऑर्गन बैंक में रख दिए जाएं, ताकि वहाँ से आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता होने वाले व्यक्ति के काम आ सके। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम का एक निर्माण किया गया। अब ये बात ध्यान में दी गई, मेडिकल साइंस ने कहा कि एक मृत व्यक्ति या ब्रेन डेड व्यक्ति अपने उन अंगों से जो कि आवश्यक हैं या जो उपयोग किए जा सकते हैं 9 लोगों को जीवन दान दे सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रकट की गई। तो इन अंगों को या टिश्यूज़ को जो कि 50 से अधिक व्यक्तियों, अंग तो 9 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, लेकिन जो टिश्यूज़ होते हैं वो 50 से अधिक व्यक्तियों के जीवन में बेहतरी ला सकते हैं। अब इसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए 13 अगस्त को प्रतिवर्ष अंग दान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब यहाँ पर एक सार्वजनिक सूचना के लिए, जानकारी के लिए यह भी पता होना ज़रूरी है कि मनुष्य के शरीर के कौन कौन से अंग दान दिए जा सकते हैं। यहाँ पर यह चर्चा अभी मैं नहीं करूँगा कि मृत्यु के बाद दिए जा सकते हैं या जीवन काल में ही दिए जा सकते हैं, परंतु उस अंग विशेष की प्रकृति और महत्व को देखते हुए स्वतः यह बात इंगित हो जाती है कि वह अंग कितना महत्वपूर्ण है कि और इसलिए वह जीवन काल में दिया जा सकेगा या जीवन के समाप्त होने के उपरांत दिया जा सकेगा। अब जैसे हृदय है, ये तो डेथ के बाद दिया जाता है। यकृत है, ये जीवन में दिया जाता है। गुर्दे है, ये जीवन में रहते दे सकते हैं। आंतें हैं, आंत का पार्ट ये भी डेथ, फेफड़े ये भी डेथ के बाद, मस्तिष्क ये भी डेथ के बाद, हार्ट वॉल्व ये डेथ के बाद, कॉर्निया आँख का ये भी डेथ के बाद, और हड्डियाँ भी ये डेथ के बाद दी जाती हैं। लेकिन कॉर्निया, स्किन, बोन मैरो ये आप जीवित और मृत दोनों ही व्यक्तियों के संदर्भ में दे सकते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि चलिए मेरी 2 आँखें हैं और मेरा कोई नियर डियर है, मेरा रिश्तेदार है, उसकी दृष्टि चली गई है, तो मैं अपनी एक आँख का कॉर्निया निकाल के देता हूँ, एक आँख तो मेरी फिर भी रहेगी, मैं देखता रहूँगा। ये बड़ा ही हिम्मत का काम है, लेकिन ये हो सकता है, संभव है। अच्छा, स्किन दे सकते हैं आप, शरीर में ग्राफ्टिंग होती है तो आप अपने शरीर की उच्च सुपरफिशियल स्किन, मिडिल लेयर स्किन ये दे सकते हैं। अब रह गई बात आपकी जो किडनी का पार्ट है
वो थोड़ा सा दे सकते हैं आप निकाल करके, ब्लड वेसल्स दे सकते हैं, टेंडन्स दे सकते हैं, कार्टिलेज दे सकते हैं, बोन मैरो निकाल के दे सकते हैं, ब्लड आप देते ही यूजुअली रक्तदान महादान कहा जाता है, उसके प्लेटलेट्स निकाल के दिए जाते हैं। हाँ, गर्भाशय नहीं दिया जाता, गर्भाशय मृत्यु के बाद होता है। और यूट्रस जो है यहाँ में से जो ओवम होता है, ओवम दिया जा सकता है, स्पर्म दिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब अंग हैं, शरीर के अंग और टिश्यूज़ के पार्ट हैं, और इनको हम अंग दान करने वाले अंग अथवा टिश्यूज़ की श्रेणी में लेके आ सकते हैं। अब इसकी बात आती है कि ये जो एक्ट था जिसको हम लोग थोटा कर रहे थे 1995 एंड एज अमेंडेड इन 2011, तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि सामान्य परिस्थिति में कौन व्यक्ति किसे अपने अंग को प्रदान कर सकता है। तो रक्त प्रदान करने के संदर्भ में तो कोई परेशानी नहीं, कोई भी किसी को रक्त दे सकता है, कोई भी किसी को प्लेटलेट दे सकता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं जिसको हम लोग अंग कहते हैं, उनके संदर्भ में एक दिशा निर्देश है, और ये कहा गया है कि सामान्यतः कोई रक्त संबंधी या निकट संबंधी ही अपने रक्त संबंधी व्यक्ति अथवा निकट संबंधी को अपने अंग का दान दे सकता है। अब आती है कि निकट संबंधी को कैसे परिभाषित करेंगे, किसे हम कहेंगे कि यह निकट संबंधी है। तो निकट रक्त संबंधी में बच्चे आते हैं, पौत्र आते हैं, पौत्री आती है, पिता, माता, दादा, दादी और पत्नी, ये अंगदान कर सकते हैं। और दूरस्थ संबंधों में आते हैं मित्र, दूरस्थ संबंधी, सास, ससुर, साला, भतीजी, भतीजा, ये सब दूरस्थ संबंधों में आते हैं। हाँ, यदि दोनों ही श्रेणियों के कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो कोई अपरिचित व्यक्ति भी अंगदान कर सकता है, परंतु इस अंगदान के करने के लिए जो कि अपरिचित व्यक्ति है उसके लिए शर्तें कड़ी हैं। और वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें ये हैं कि उसे स्वेच्छया ऐसे अंगदान करने के लिए विद्यमान और उद्यत और उपस्थित होना चाहिए। किसी भी धन का आदान प्रदान वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वित्तीय हस्तांतरण अंगों के लिए नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक कमेटी होती है, इसको हम लोग कहते हैं ऑथराइजेशन कमेटी, प्राधिकृत समिति, माने इस अंगदान को प्राधिकृत करने वाली एक समिति होती है। उसके समक्ष ये मामला जाता है कि अमुक व्यक्ति को ये बीमारी है। जो सर्जन्स होते हैं वो आवश्यकता को बताते हैं कि अमुक व्यक्ति को ये बीमारी है, इसमें यह अंग लगेगा। और डोनर कौन है? डोनर यदि ऊपर के दो श्रेणी में रक्त संबंधी है या दूरस्थ संबंधी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि इसके अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति है जो कि न तो दूरस्थ है न तो निकट संबंधी है, तो अपरिचित व्यक्ति के रूप में जिसको लोग डोनर कहते हैं, मतलब अननोन डोनर, तो उसकी स्थिति में ये जो ऑथराइजेशन कमेटी है उसके समक्ष पूरी पत्रावली जाती है। तो वह सबसे पहले ये सुनिश्चित करता है कि क्या वह व्यक्ति जो अंगदान कर रहा है उसने अंगदान करने का निर्णय स्वेच्छा से लिया है, क्या उसने ऐसा बिना प्रतिफल के किया है, माने बिना पैसों के किया है, उसकी आयु क्या 18 वर्ष से अधिक है, और इतना सब होने के उपरांत जो ऑथराइजेशन कमेटी होती है वह सभी तथ्यों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने को संतुष्ट करना चाहता है कि किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं है। तो अब बात आती है कि ऑथराइजेशन कमेटी जो स्टेट बनाती है, क्योंकि हर राज्य के लिए अलग अलग ऑथराइजेशन कमेटी होनी चाहिए, तो हर राज्य के लिए ऑथराइजेशन कमेटी अलग अलग होती है। तो उसमें कौन कौन से व्यक्ति होंगे उस कमेटी के सदस्य, तो ये इसमें एक सीमा बना दी गई है या प्रोफार्मा बना दिया गया है। तो इसमें है कि सबसे पहले उस अस्पताल का चिकित्सा निदेशक या अधीक्षक जहाँ की शल्य चिकित्सा होनी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और डायरेक्टर ऑफ दैट वेरी इंस्टीट्यूशन वेयर द ट्रांसप्लांट सर्जरी इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, तो वह होगा। अब वो अकेला वो नहीं होगा, अब उसके अलावा उसके ऊपर 2 लोग और होंगे, प्रत्यारोपण टीम के अतिरिक्त अन्य शल्य चिकित्सक उसके अलावा अन्य होंगे। फिर क्या होगा? जनप्रतिनिधि जो कि सम्मानित हो, ऐसा व्यक्ति जो कि रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी है वो होगा। फिर क्या होगा? नॉमिनी ऑफ द हेल्थ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ। तो ये एक पैनल है जो कि ऑथराइजेशन कमेटी को बनती है और वह पूरे मामले को देखती समझती है। उसके पश्चात वह अधिकृत करती है कि जी हाँ, अब आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के तरह से मैं देता हूँ उदाहरण के तौर से कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में जो ऑथराइजेशन कमेटी है उसमें कौन कौन लोगों का नाम रखा गया है। तो उसमें रखा गया है हेड ऑफ़ द मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ये चेयरपर्सन है उसके। फिर दूसरा HOD ऑफ मेडिसिन लोकनायक हॉस्पिटल, फिर HOD दिल्ली GV पंत हॉस्पिटल, सेक्रेटरी ऑफ
सेक्रेटरी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, ये रिप्यूटेड पर्सन है जनरल पब्लिक के। स्टैंडिंग काउंसिल दिल्ली गवर्नमेंट के स्थायी पद, सेक्रेटरी हेल्थ और हिज नॉमिनी एंड डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, ये 6 लोग हैं जिनका कि हैं ऑथराइजेशन कमेटी में मेंबरशिप दी गई है। 6+1 चेयरपर्सन, यानी कि 7 लोगों का एक बोर्ड है जो पूरे केस को आंकता है और उसकी गुण दोष को परखता है। उसके पास बाद वह आदेश जारी कर सकता है कि अपरिचित व्यक्ति डोनर की तरह से अपना अंगदान कर सकता है। तो ये तो हो गई अंगदान करने के लिए एक विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना। अब अंगदान पंजीकरण विधि, यानी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द ट्रांसप्लांटेशन और डोनेशन रजिस्टर्ड। तो सबसे पहले क्या होता है, एक यूनिक पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है उस व्यक्ति को जो कि अंगदान करना चाहता है। तो उसके लिए क्या होता है, चाहे आप ऑनलाइन पंजीकरण कराएं चाहे कि आप ऑफलाइन कराएं। तो ऑनलाइन कराने क्या होता है, ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट है www.notoadmin.government.in या www.organindia.org, इस पर आप लॉग इन करके नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटा से फॉर्म 7 को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म 7 आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसको आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं या डाउनलोड करने के बाद उसको फिजिकली फिलअप करके फिर आप उसको नोटो ऑफिस 4th फ्लोर NIOP बिल्डिंग सफदरजंग हॉस्पिटल कैंपस न्यू दिल्ली 110029 में वहाँ आप पर भेज सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप वहाँ पर पंजीकृत हो जाते हैं कि आपकी अंगदान और अंग स्वीकार करने की शल्य चिकित्सा के माध्यम से एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब इसके बाद क्या है, उसके साथ साथ क्या दस्तावेज करने पड़ेंगे, आपको उसके साथ आधार लगाना पड़ेगा, आप उसको पहचान पत्र लगाना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा और अपने परिवारजनों को जिसको कि आप अंगदान करना चाहते हैं यदि कोई परिवारजन तो उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि कौन डोनर है, कौन रेसिपिएंट है, किसकी जो सलाह है उसके द्वारा ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। उन सब चीज़ों की पूरी पत्रावली बना करके वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। और यदि उचित पाया जाता है कि ऑथराइजेशन कमेटी से उसका सैंक्शन लेना है तो ऑथराइजेशन कमेटी अपनी पूरी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए फिर यह सुनिश्चित करती है कि यह क्या एक फिट केस है ऑर्गन डोनेशन के लिए एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। जब वह ऑथराइजेशन कमेटी यह पाती है कि जी हाँ इट इज़ ए फिट केस फॉर अलाउिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो फिर एक परमिशन बनती है और परमिशन जब बन जाती है तो उसके पश्चात फिर आपको वहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा पक्ष आता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई व्यक्ति अपने परिचितों को नहीं दे रहा है उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन के लिए, लेकिन अपनी मृत्यु के पश्चात अपने अंगों का दान करना चाहता है, तब भी वह उसी प्रक्रिया का पालन करेगा और पालन करने के बाद वह आपको पंजीकरण नंबर मिल जाएगा, आपको एक आई कार्ड मिल जाएगा और आपको अपने रिश्तेदारों को, अपने उत्तराधिकारियों को यह बता के रखना पड़ेगा कि मैंने अपने शरीरों का अंग का दान कर दिया है, ताकि जब आपकी मृत्यु हो जाए और उसके पश्चात संस्था को सूचित कर दिया जाए तो यथाशीघ्र आपके अंगों को निकाल करके प्रिजर्व कर दिया जाए। लेकिन इतना सब होते हुए भी यदि उत्तराधिकारी नहीं चाहते हैं कि उनके पूर्वजों का अंगों को निकाला जाए तो फिर ऐसा नहीं किया जा सकता। अंत में आपके उत्तराधिकारियों की ही इच्छा सर्वोपरि होती है, भले ही आपने अंगदान करने के लिए घोषणा कर दी हो, लेकिन तब तक अंगदान नहीं स्वीकार किया जाएगा जब तक कि आपने स्वेच्छया फॉर्म 16 भर के नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। तो ये दो चीज़ हो गई। आप यदि अपने अंगों का ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए एज ए डोनर होना चाहते हैं तो आपको ऑथराइजेशन कमेटी के थ्रू जाना पड़ेगा, और यदि आपको अपने मृत्यु उपरांत अपने अंगों का दान करना है तो आपको ये जो नोटो की जो प्रोसेस है उसके माध्यम से ये घोषणा करनी पड़ेगी कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे अंगों को ले लिया जाए और उसका प्रयोग फिर जनसाधारण के हित के लिए कर लिया जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो भारतवर्ष में 1994 के एक्ट के अंतर्गत, जो कि 2011 में संशोधित किया था उससे नियंत्रित होती है। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस चर्चा में मोटे मोटे स्तर पर अंगदान के और अंग प्रत्यारोपण के संदर्भ में
जो आवश्यक जानकारियाँ हैं वो मैंने आपसे साझा की। आपके लिए ये जानकारी उपयोगी होगी ऐसा मेरा सोचना है। आपने समय निकाला और इस चर्चा को सुना, उसके लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।